रानी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। वो ससुराल में सास ससुर के साथ रहती। माँ जी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। मैंने मैनेजमेंट का कोर्स किया है। तो तू अपने पति से क्यों नहीं बात करती इस बारे में? तभी रानी का देवर आ जाता है, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। भाभी, भाभी खाने में क्या है? भूख लग रही है। अभी लगा रही हूँ खाना विजय, तुम पहले चेंज तो कर लो। विजय चला जाता है। फिर वो सास से कहती है, सासू माँ, मैंने बात तो की थी इनसे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं आपसे बात करूं। तभी देवर की आवाज आती है, भाभी खाना, भूख लगी है। देख बहू, तू नौकरी करेगी तो घर कौन देखेगा? अरे इतना बड़ा घर, ढेर सारे काम, हम दोनों बुजुर्ग हैं। अरे कौन संभालेगा सारा? नहीं नहीं, हमारे घर में बहू कैसे काम कर सकती है? रानी क्या करती, मन महसूस कर रह जाती है। वो काम करती, घर देखती, कभी बाजार जाती, और जब उसकी नजर कामकाजी महिलाओं पर पड़ती तो सोचती, कितनी अच्छी जिंदगी है ना इन लोगों की। सुबह सुंदर से तैयार होकर ऑफिस, बाहर ही ही हा हा, सहेलियां, गप्पे। मेरी तरह थोड़ी ना जीवन को कचरा बनाकर रखा है। रानी घर आती है तो ससुर देवर से बात कर रहे होते हैं। देख विजय, तेरे भाई ने पूरे घर की जिम्मेदारी उठा रखी है। घर के एक एक खर्चे के लिए वो कड़ी मेहनत करता है। तो पापा, मैं भी भैया की मदद करूंगा ना। एक बार मेरी पढ़ाई तो खत्म हो जाए। नहीं नहीं, अब इतना वक्त नहीं है बेटा। हिसाब किताब लगाकर देख लिया, तुझे काम करना ही होगा। तभी रानी बोल पड़ती है, माँ, क्यों आप विजय की पढ़ाई छुड़वा रही हैं? मैं हूं ना, जरूरत पड़ी तो मैं काम कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, आप पर घर का सारा काम है, मैं बाहर का काम करूंगा, साथ में पढ़ाई भी मैनेज कर लूंगा। वैसे भी ये दिन नहीं आए कि आपको बाहर जाकर काम करना पड़े। रानी करती तो क्या करती, एक मौका आया, वो भी चला गया। दिन बीते, महीने गुजरे, साल गया, फिर एक दिन, माँ पापा देखिए, मैं आप लोगों को किसी से मिलवाने लाया हूँ। अरे विजय, कौन है ये लड़की? भाभी, ये मेरे ऑफिस में काम करती है। हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। शाम को इनके माँ पापा भी आएंगे घर पर। शाम को लड़की के घर वाले आते हैं। लड़की की माँ कहती है, मैं देख रही हूँ लड़के की भाभी कुछ नहीं करती। क्यों बेटा, पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? नहीं जी, भरपूर पढ़ी है, लेकिन घर की जिम्मेदारी थी इस पर। ये घर आपको आज ऐसा दिख रहा है, पर जब ये आई थी तब तो विजय भी पढ़ रहा था, और मेरे बड़े बेटे की कमाई भी कुछ खास नहीं थी, तो सारा घर का काम धाम इसी के हाथ में था। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बेटी नौकरी किसी हाल में नहीं छोड़ेगी बहन जी। मैं ये बता देती हूँ, घर पर रोटी बनाने के लिए लाखों की पढ़ाई नहीं करवाई है मैंने। हाँ हाँ, क्यों नहीं, दोनों बच्चे कमाएंगे तो जिंदगी अच्छी कटेगी। तभी रानी चिल्ला पड़ती है, बस माँ बस, मैंने भी कहा था कि मुझे नौकरी करनी है, लेकिन आप नहीं मानी। अब ये शादी इसी शर्त पर होगी कि छोटी बहू भी काम नहीं करेगी। अगर मेरी मांग ना मानी गई तो मैं चली मायके, शादी में भी नहीं रहूंगी। फिर बताते रहना समाज को कि क्यों नहीं आई बड़ी बहू। नहीं नहीं, मैं तो अपनी बेटी की शादी फिर नहीं करूंगी ऐसे घर में जहां उसे काम करने की आजादी भी ना हो। माँ, मैं विजय से ही शादी करूंगी, चाहे जो भी हो जाए। विजय भी भाभी से मिन्नतें करता है, लेकिन रानी नहीं मानती। एक दिन, माँ, स्नेहा मान गई है, वो शादी के बाद नौकरी नहीं करेगी। भाभी से बात कर लो ना। हाँ, फिर बात क्या करनी है, कर लो शादी, लेकिन हाँ, बात पर अमल रहे। अगर बड़ी नहीं कमाएगी तो छोटी भी नहीं कमाएगी, ठीक है? और ऐसे विजय की शादी स्नेहा से हो जाती है। शादी के बाद स्नेहा सुबह सुबह तैयार होकर किचन में आती है। वो बिल्कुल ऐसे तैयार होती है जैसे ऑफिस जा रही हो। ये क्या स्नेहा, कहाँ जा रही हो? ओह हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल गई कि मेरी शादी किसी शर्त में हुई थी। ठीक है भाभी, अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। स्नेहा अंदर जाती है और सूट पहनकर बाहर आती है। अरे वाह स्नेहा, ये सूट तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ माँ जी, ये मैंने रायपुर से लिया था। आपको पता है माँ जी,
हम किसी और राज्य के कपड़े खरीदे तो वो यहाँ के लोगों के लिए बहुत अलग से लगते हैं, जैसे राजस्थानी बंदेज हो या बिहार का मधुबनी। हाँ स्नेहा, ये तो है। मैं भी सारा दिन काम खत्म होने के बाद घर में बैठकर यही सब देखा करती हूँ। तो भाभी क्यों ना आपका घर पर ही काम शुरू करवा दिया जाए। बरामदे वाले कमरे को शोरूम बना लेते हैं। सारे सोशल साइट्स पे डिजाइन और एड्रेस डाल देंगे। तुम क्या बोली जा रही हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। स्नेहा देश के अलग अलग कोने से महिलाओं के अलग अलग कपड़े होलसेल में मंगवाती है। सब पर रेट लिस्ट लगाती है। बाहर के कमरे को किसी दुकान की तरह सजाकर बाहर बोर्ड लगाती है। वाह रानी बुटीक, कितना अच्छा बोर्ड बनवाया है स्नेहा। पर मैं ये काम कैसे? क्यों कैसे? क्या सुबह सजकर बाहर के कमरे में बैठ जाना, जो लोग आए उन्हें ये सामान बेचना ठीक नहीं है? नहीं माँ जी, बहुत ठीक है। मैं अपने बच्चों को भी देख लूंगी और मेरे हाथ में मेरी कमाई भी होगी। अब क्या था, रानी सुबह शाम देवरानी के साथ घर का काम करती और पूरी शिद्दत से लग जाती। एक रोज, अरे स्नेहा, इस बार तो मजा ही आ गया। मेरी कमाई 2 गुना बढ़ी है त्योहार के कारण। हाँ दीदी, मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। देखिए, मैंने आपका सारा काम ऑनलाइन भी कर दिया है। ये सारे वो नंबर्स है जहाँ से मैं आपके लिए सामान मंगवाती हूँ। थैंक्स स्नेहा, तेरे कारण आज मेरा बहुत पुराना सपना पूरा हुआ। कब से मैं चाहती थी कि मेरे हाथ में मेरे पैसे हो, मैं आत्मनिर्भर बनूं, मैं सज संवर कर जाऊं, शाम तक व्यस्त रहूं और लोग मुझे भी जाने। पास खड़ी सास सब सुन रही थी। खाने का वक्त हो गया है, कोई बहू फ्री है क्या? हाँ माँ जी, मैं खाना लगा रही हूँ ना, मुझे भी भूख लग रही है। वो क्या है ना, ऑफिस के वक्त में भी इस वक्त तक मैं खाना खा लेती थी। स्नेहा अंदर जाती है तो सास रानी से कहती है, चल, तेरी तो मनोकामना पूरी हुई। स्नेहा ने घर संभाल लिया और तूने अपना बिजनेस। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास त्याग देने वाली बहुएं हैं। नहीं माँ जी, स्नेहा को घर नहीं बैठने दूंगी मैं। उसने मेरा सपना पूरा किया है तो मैं कैसे उसके सपने को मार सकती हूँ। कल से वो भी ऑफिस जाएगी और मैं घर के साथ बिजनेस भी देखूंगी। स्नेहा सब सुन लेती है। वो भाभी की तरफ देखकर कहती है, शुक्रिया भाभी, अब सुबह शाम का काम हम दोनों मिलकर साथ साथ करेंगे। शीतल के 2 बेटे हैं, कबीर और दक्ष। कबीर की पत्नी पारुल एक हाउसवाइफ है, जबकि दक्ष की पत्नी भूमि एक वर्किंग वुमन है। पारुल दिन भर घर का काम करती, लेकिन घर के काम के साथ साथ पारुल का एक काम और भी था, अपनी देवरानी भूमि पर नजर रखना और अपनी सास को अपनी नौकरी पेशा देवरानी के बारे में भड़काते रहना। क्या बात है भूमि, तुम्हारा मोबाइल तो बहुत नया लग रहा है। हाँ भाभी, मैंने नया मोबाइल खरीदा है। पुराना मोबाइल हैंग कर रहा था ना, तो उसे चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था। पारुल भूमि का मोबाइल देखकर जल जाती है। सीधा अपने पति के पास जाकर कहती है, सुनिए जी, मुझे नया मोबाइल चाहिए, भूमि जैसा। पागल हो क्या, तुम इतने महंगे मोबाइल का करोगी क्या? और ये तुम्हारा मोबाइल ठीक ठाक चल तो रहा है। कहाँ चल रहा है, देखो ना कितना पुराना हो गया है। भूमि ने अपना फ़ोन सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि उसका फ़ोन हैंग हो रहा था। देखो पारुल, तुम जिद मत करो, अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब होंगे तब देखेंगे। इस तरह पारुल कबीर से जो भी मांगती वो कुछ न कुछ बहाना बना देता और पारुल की कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो पाती। लेकिन अपनी देवरानी की सभी इच्छाएं पूरी होता देख पारुल भूमि से जलने लगी। एक दिन भूमि ऑफिस से घर आई। भाभी देखो ना, कैसी लग रही हूँ आज मैं? हमेशा की तरह अच्छी लग रही हो, लेकिन कुछ अलग अलग सी लग रही हो। हाँ, तुमने बालों की कटिंग करवाई है क्या? हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे बाल। लेकिन माँ जी ने देख लिया ना तो डांटेंगी, उन्हें फैशन पसंद नहीं है ना। मुझे पता है, मैंने दक्ष जी से पूछ लिया था, उन्होंने कहा तुम्हें जो करना है वो करो। पारुल ने जब ये बात सुनी तो वो जल भून कर राख हो गई और अपनी सास के पास जाकर कहने लगी, माँ जी, आपने ना अपनी छोटी बहू को बहुत ढील दे रखी है। अरे क्या हुआ? हमेशा नए नए फ़ोन लेकर आ जाती है और आपको पता है, आज तो उसने अपने लंबे बाल कटवा दिए। क्या? भूमि ने अपने बाल कटवा दिए? हाँ माँ जी, और मैंने उसे बोला कि माँ जी डांट लगाएगी,
तो बोली मैंने दक्ष जी से पूछ लिया था, जैसे कि आपकी बात की उसकी नजरों में कोई कीमत ही नहीं है। इस दक्ष ने ना बहुत छूट दे रखी है अपनी बीवी को, इन दोनों पर लगाम लगा कर रखनी होगी। अब पारुल ने धीरे धीरे अपनी सास के दिल में भूमि के खिलाफ नफरत पैदा कर दी। एक बार भूमि अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग करके आई। अरे भूमि, तुम तो पूरा बाजार उठा कर लाई हो क्या? भाभी मैं अपने लिए कपड़े लाई हूँ और कुछ ज्वेलरी भी लाई हूँ। मेरे कपड़े पुराने हो गए ना, तो ऑफिस के लिए कुछ अच्छे कपड़े लेकर आई। बहू, तुम बहुत पैसे बर्बाद करती हो, सोच समझ कर खर्च किया करो। अरे इतनी रात हो गई है, ये कोई समय है क्या घर पर आने का? देवर जी ने वैसे ना तुम्हें बहुत छूट दे रखी है भूमि। तभी वहाँ दक्ष आ जाता है। क्या हुआ माँ? भाभी, भूमि मुझसे पूछ कर गई थी मार्केट, और वो ऑफिस जाती है, उसे नए कपड़ों और ज्वेलरी की जरूरत पड़ती रहती है। इसमें इतना तमाशा बनाने वाली क्या बात है? अरे हम कहाँ तमाशा बना रहे हैं, हम तो अभी बोल रहे हैं कि अगर तुम अपनी बीवी को ऐसे ही सपोर्ट करते रहे ना, तो बाद में सारी दुनिया बोलेगी। भाभी, क्या आप भी पुराने जमाने की बात करते हो? बोलने दो जिसे जो बोलना है। भूमि, चलो मेरे साथ। दक्ष भूमि को लेकर चला जाता है। तभी पारुल अपनी सास से कहती है, देख लो माँ जी, आपकी छोटी बहू ने तो पूरी तरह से देवर जी को अपने कब्जे में कर लिया है। अब शीतल पूरी तरह से भूमि के खिलाफ हो गई। एक दिन भूमि अपने ऑफिस के स्टाफ से बात कर रही थी। भूमि बहू, तुम ये किस लड़के से बात कर रही थी? माँ, मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है। आज किसी लड़के से फोन पर भी बात कर रही थी ना। कल किसी लड़के का हाथ पकड़कर घर पर आ जाओगी, और तुम्हारा भोला पति तो यही कहेगा ये आजकल का फैशन है। भाभी, तमीज से बात करिए। वो गलती क्या कह रही है? कई दिनों से मैं देख रही हूँ कि तेरे रंग ढंग बदल गए हैं, और ये सब तेरे ऑफिस जाने की वजह से हुआ है। माँ जी, आप मेरे बारे में ये सब सोचती हैं? ठीक है, आज के बाद मैं ऑफिस से नहीं जाऊंगी बस। भूमि ऑफिस ना जाने का फैसला कर लेती है। हालांकि दक्ष उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं सुनती। एक दिन घर पर बिजली का बिल आता है। अरे ये बिजली का बिल आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन अभी तक किसी ने भरा नहीं। दक्ष बेटा, ये बिजली का बिल भर देना। हर बार तुम भरते हो, इस बार भरा नहीं क्या? माँ, मैंने बिजली का बिल कभी नहीं भरा। हर बार भूमि घर में किसी को भी बिना बताए बिजली का बिल भर देती थी, लेकिन अब तो भूमि ने जॉब छोड़ दी है, इसलिए आप भैया से कह दो कि बिल के आधे पैसे वो दे और आधे पैसे मैं दूंगा। शीतल दक्ष की बात जाकर कबीर को बताती है। हाँ माँ, दक्ष ठीक कह रहा है, आधा बिल मैं ही भरूंगा। क्यों जी, आप क्यों दोगे आधा बिल? आज तक जो देता आया है वही देगा ना। क्यों पारुल, भूमि की जॉब से तुम्हें ही तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी ना। अब उसने जॉब छोड़ दी है तो बिल वो क्यों भरेगी? इस घर में 2 भाई रहते हैं, इसलिए घर में जो भी खर्चा होगा दोनों भाई आधा आधा करेंगे। तभी वहां दक्ष आकर कहता है, हाँ पारुल भाभी, भूमि सिर्फ बिजली का ही बिल नहीं, बल्कि पानी, वाईफाई, टेलीफोन और माँ की दवाइयों का भी खर्चा उठाती थी। अब तो वो पैसे भी भैया और मुझे आधे आधे देने होंगे। दक्ष की बात सुनकर पारुल सोच में पड़ जाती है। मैं भूमि की हर चीज से जलती थी, लेकिन मैंने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि भूमि अपने आप पर खर्च करती है तो घर खर्च में भी मदद करती है। मैंने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अब सारा खर्चा मेरे पति पर ही आ जाएगा। पहले से वो कंजूस तो थे ही, अब महा कंजूस हो जाएंगे। अब घर में ऐसे ही चलने लगा। घर का खर्चा दोनों भाई मिलकर चला रहे थे। एक दिन घर में शीतल की बेटी सोना आई। अरे सोना बेटी, आ गई तुम? दामाद जी नहीं आए तुम्हारे साथ? माँ, मैं तो सीधा ऑफिस से यहाँ आई। भाभी कहाँ है? सोना की आवाज़ सुनकर सभी घर वाले उससे मिलने आ जाते हैं। कबीर सोना से कहता है, सोना, हमें पता है तुम घर और ऑफिस दोनों संभालती हो, लेकिन इतना भी क्या बिजी रहती हो कि हमसे मिलने तक का टाइम नहीं होता तुम्हारे पास? ओ भैया, आप तो आते ही शिकायत करने लगे। सांस तो लेने दो मुझे। सब लोग बात कर ही रहे थे कि भूमि सोना के लिए पानी लेकर आती है। सोना, ये लो पानी। अरे भाभी, आज आप ऑफिस नहीं गई? छुट्टी ले रखी है क्या? अब मैं ऑफिस नहीं जाती, घर में ही रहती हूँ। क्यों भाभी? सोना के पूछने पर दक्ष और भूमि ने उसे सारी बात बता दी। सोना ने अपनी माँ और पारुल भाभी को कहा, माँ, पारुल भाभी, आप दोनों को शर्म नहीं आई भूमि भाभी के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए?
माँ मैं भी जॉब करती हूँ, मेरे ऑफिस में लड़के भी काम करते हैं, उनके फ़ोन आते हैं मेरे पास, और अगर कभी मैं लेट हो जाऊँ ना तो वो लोग मुझे छोड़ने घर भी आते हैं। मगर मेरी सास मुझ पर ऐसा इल्ज़ाम लगाए तो आपको कैसा लगेगा? सोना बेटा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तो वही देखा जो पारुल बहू ने मुझे दिखाया। पारुल भाभी, जलन की भी हद होती है। अगर भूमि भाभी बाजार से कुछ खरीद कर ला रही हैं तो इस पे जलने की क्या बात है? जो लोग जॉब करते हैं उन्हें अच्छे कपड़े, सैंडल, मेकअप और ज्वेलरी की जरूरत पड़ती है। और आप दोनों अब भी भूमि भाभी से माफी मांगो। शीतल और पारुल भूमि से माफ़ी मांगती हैं। फिर सोना भूमि को समझाती है। भूमि भाभी, आपको इतनी छोटी बात पर नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। आप पढ़ी लिखी हैं, वर्किंग वुमन हैं। आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगी तो कौन लड़ेगा? अब आप दोबारा से जॉब ज्वाइन कर लो। सोना के कहने पर भूमि दोबारा से नौकरी करना शुरू कर देती है। लेकिन पारुल इस बार उसका सपोर्ट करेगी या फिर दोबारा कोई चाल चलेगी?